नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी एक बार फिर से अपनी एक श्रृंखला के साथ मेरी ज़िंदगी की कहानी। और आज हमारे साथ जिनकी कहानी हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, उनके बारे में मैं बताती हूँ कि हम बचपन से ही शेरों की कहानी सुनकर बड़े होते हैं और कुछ लोग शेरों से डर का एहसास रखते हैं, लेकिन वो ऐसी शख्सियत है जो शेरों के साथ जिए हैं और शेरों जैसा ही अंदाज रखते हैं। तो हमारे आदरणीय, हमारे मेंटोर, हमारे अभिभावक माननीय धर्मवीर कपिल जी, तो हम स्वागत करते हैं सर आपका। और आगे मैं बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करूं, उससे पहले मैं आपके बारे में दो पंक्तियां बोलना चाहती हूँ कि चमकता है वो सूरज सा, चमकता है वो सूरज सा और विचारों में सागर सी गहराई है। चमकता है वो सूरज सा, विचारों में सागर सी गहराई है। आत्मविश्वास है अंबर सा, आत्मविश्वास है अंबर सा और पृथ्वी से सहनशीलता अपनाई है, पृथ्वी से सहनशीलता अपनाई है। अपने कर्मों और ओजस्वी आचरण से, अपने कर्मों और ओजस्वी आचरण से समाज में अपनी नई पहचान बनाई है, एक अलग पहचान बनाई है। अगर उनके व्यक्तित्व की बात करें तो बाघ जैसी स्फूर्ति है और सिंह की दहाड़ जैसी निर्भीकता और निडरता है। विलक्षण प्रतिभाओं का संगम है, क्योंकि एक ये पुस्तक है इनक्रेडिबल टेल्स फ्रॉम द वाइल्डरनेस, ये भी उन्होंने लिखी है। तो वो लेखक हैं, विचारक हैं, समाज सेवी हैं और अभी तक प्रशासनिक सेवा में अपना परचम लहराने के बाद समाज में निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो चलिए हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे सर एक संक्षिप्त परिचय से, आप अपने बारे में बताएं थोड़ा। मैं एक छोटे से गांव, छोटा भी नहीं कह सकते, खैर गांव तो बड़ा ही था, वो बनत गांव है शामली के पास, वहाँ मेरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। मेरे पिताजी पटवारी थे पहले शुरू में, फिर दूसरी उसमें प्रमोशन से वो एसीओ तक रहे। और मेरी हाई स्कूल तक की एजुकेशन वहीं हुई है। मैं इतना जानता हूँ कि शुरू से ही मुझे कुछ इस तरह का लोग मिलते गए जो एक तरह से व्यक्तित्व का निखार का क्रेडिट मैं उन्हीं को देता हूँ जी। वहाँ एक दो बार हम लोग जैसे ही गांव में नाटक वगैरह किए थे, तो उससे प्रभावित होकर के हमारा जो वहाँ का एलिट ग्रुप था गांव का, जिसमें लाला जादव राय, पंडित विद्याराम भट्ट, ये बड़े जागीरदार थे उस जमाने के, और ऐसे लोग थे जिनके सामने मतलब हमारे पिताजी भी थोड़ा झेप करके चलते थे। और ऐसे शख्सियत थे ये लोग। ऐसे 5-6 लोगों का ग्रुप था। इन्होंने विचार किया कि हम क्यों ना एक कल्चरल क्लब बनाए गाँव में। वो कल्चरल क्लब बना, उसमें सारे बड़े बड़े लोग थे। उसमें मैं 10.5 साल का मेरी उम्र थी, मुझे इन्होंने मेंबर रखा। तो वो ही अपने आप में एक बड़ी मतलब उछाल कह सकता हूँ मैं उसको, जिंदगी की एक अपने आप को पहचानने वाली कहना चाहिए, जो भी कहें। वो सब इतने बड़े बड़े लोग जिनके सामने वो बैठे नहीं, मैं उनके साथ बैठ करके वन ऑफ द मेंबर्स, और वो मुझे उकसाते भी थे, बोलो आप अपना विचार रखिए, ये रखिए। तो वो पहला पड़ाव था जहाँ से आपको, और वो उसकी वजह ये भी हुई पहचानने की उनको भी, कि मैं जब स्कूल में था तो 15 अगस्त 26 जनवरी या डिप्टी साहब आने वाले हैं, गांव का स्कूल था, तो उसमें तैयारी हो रही, टीचर्स तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे, तो भाषण उसका उस विषय पर मुझे ही देना होता था। तो मुझे अपने गांव की ज्योग्राफी भी मालूम नहीं थी ठीक से, कितना बड़ा गांव है, किधर किधर तक है, लेकिन मैं उन दोनों रट्टा लगा करके ही सही, टीचर बताते थे, मदद करते थे। मैं हिरोशिमा नागासाकी में बम्बार्डमेंट और ये वो इसके ऊपर में आई यूज्ड टू स्पीक। तो मेरा नाम उन्होंने, टीचर्स ने मेरा नाम रख रखा था भाषण। वो मुझे नाम से नहीं पुकारते थे, तो जब कभी भाषण को बुलाओ, वो जा रहा है जी, भाषण दो, भाषण कराओ, तो आई वाज तब से आपके व्यक्तित्व में वो चीज आती चली गई। वो हाँ, एक्चुअली सारा क्रेडिट वही है। मेरे पिताजी तो सर्विस में बाहर रहते थे, मदर मेरी पढ़ी लिखी थी थोड़ी सी, गांव में मुंसन बोलते थे हमको, तो गांव के महिलाएं उनसे सलाह लेती थी, बात करती थी, तो वैसे ठीक ठाक था। लेकिन फिर भी पढ़ाई में मेरी कोई मदद करने वाली बात ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोई यहाँ पे सर थोड़ा समय का बताइए हमारे व्यूअर्स को कि समय वो कौन सी समय की बात है। ये है 1900
55-56। जी, तभी ना कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था। हाँ। तो ये सारे जो भाषण या टॉपिक जो आपने बात की नागासाकी और इन हाँ। सब के विषय में सर आप कहाँ से ढूंढते थे? बस वो टीचर्स की मदद से मिलता था उन दिनों तो शिक्षक आपको हेल्प करते थे? शिक्षक। और आई वाज वन ऑफ द, आई मीन उनका इतना बिलवड टाइप का स्टूडेंट था कि मैं तीसरी क्लास में होते हुए पूरे 5वीं तक का स्कूल था, मैं पूरे 5वीं तक का मॉनिटर था। वो केयर का दूध आता था वहां से, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरे ही हाथ में था। इस तरह से मतलब नेतृत्व की जो वो थी वो आपको तभी से आपके अंदर शुरू हो गई थी। तो सर ये आपको तभी से, एक होता है ना कि बच्चे बचपन से सोच लेते हैं कि उन्हें क्या बनना है, तो सर आपको पता था कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे? नहीं, ये नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि मैं बहुत छोटे छोटे जब खेत में भी जाना पड़ता था, तो हमारे के रास्ते में बहुत कलर बड़ा पड़ता था, बहुत लंबा खेत, बहुत दूर थे हमारे घर से। तो उसमें रेत होती थी, तो इतनी इतनी वाइट, हमारे पैर वाइट हो जाते थे। तो चलते चलते अकेले अकेले मैं सोचता जरूर रहता था कि मैं काम तो मुझे कुछ बड़ा ही करना है जी। उन दिनों ये मोदी नगर वगैरह के लिए नाम चलता था जी। तो मैं कहता था मैं अपने नाम का एक नगर में भी बसाऊंगा। क्या बात है। तो इस तरह की बातें जरूर थी दिमाग में, लेकिन तब तक ये होश, ये समझ में नहीं आया था दिशा क्या होगी जी। पर हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे बात बढ़ती गई आगे तो समझ में आने लगा। उन दिनों नौकरियां भी बहुत कम थी जी। नौकरियां 2-4 ही हुआ करती थी, रेलवे की हो गई, पोस्ट ऑफिस की हो गई, टीचर की हो गई, ये इस तरह की सर्विसेज थी, या फिर यही रेवेन्यू सर्विसेज, कलेक्टर। दूसरी बात और थी, कलेक्टर पिताजी घर में पटवारी, हम बहुत छोटी से उसमें परिवार, मतलब सामान्य से भी नीचे में पैदा हुए, तो ये कुछ तरह का लगता था जैसे ये एक बड़ी दूर की चीज हो और एक असंभव सी चीज हो, तो उधर तक सोचने की भी बात नहीं थी, दिमाग में आती, ये नहीं आती कि आई कैन बी पर्सन लाइक कलेक्टर और सो। जी जी, वही चीज मैं चाहती हूँ कि वो निकल कर आए कि देखो उस समय में जबकि बहुत ज्यादा संसाधनों का अभाव था, सिर्फ अपने परिवार की और अपने शिक्षकों की मदद से और अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए एक छोटा सा बच्चा कहाँ पहुंचा। हमें साथ साथ हम अपने खेती का भी काम देखते थे। मैं घर में बड़ा नहीं रह गया था, मेरे बड़े भाई आ गए थे, टीचर पढ़ने आ गए थे यहाँ, मुझे और इधर आ गए थे, फिर मैं ही बड़ा था। तो मुझे मैं 10-11 साल की एज में तो हम पानी चलाने जाते थे रात को अकेले, मतलब सर्वेंट के साथ। और ये खेती के साथ साथ मेरा जब फिर मैंने हाई स्कूल से पहले, सॉरी, मैं उसमें जूनियर हाई स्कूल जो गवर्नमेंट का था जी, उसमें गया, फिर 6ठी-7वीं का वहाँ 8वीं में मैंने टॉप किया डिस्ट्रिक्ट को जी। तो वहां से मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हुआ। फिर मैं 9th में आया एक किसान इंटर कॉलेज शामली, वहां के प्रिंसिपल थे करतार सिंह। आई ओ many things to him. He was such a nice person. He was a Jat by community. और थोड़ा बहुत I was ब्राह्मण, लेकिन वो जाट ब्राह्मण वाली कोई ऐसी बात कभी उन्होंने देखी नहीं हमने। और इतना उन्होंने मुझे प्यार दिया, इतना उन्होंने स्नेह दिया कि बहुत सारी चीजें मैं जो कुछ बन पाया मैं उसमें अपने इसमें भी देखा हूँ। और हमेशा उस बात को कहता हूँ, जब मैं रिटायर हुआ तो रिटायर होने के बाद सबसे पहले जब मैं यहाँ आया तो मैं उन्हीं को ढूंढा, और एक बल्कि एक क्रिमिशन में हम गए थे तो वहां पे जाटों का था, कुछ कम्युनिटी का, उन सबसे पूछा मैंने कि ये कहाँ रहते हैं। तो उनका जब पता चला तो मैं उनके घर गया, उनसे मिला, उनको अपना परिचय दिया, उन्हें याद आया। फिर होते होते उन्होंने फिर अपने काम बताया। उनके 3-4 स्कूल बदले उन्होंने, सेंट्रल स्कूल में गए, केवी में गए, तो इनमें बौद्ध धर्म के कुछ स्कूल वगैरह थे उसमें चले गए, तो उनकी जो पेंशन थी वो सब जगह फ्रेगमेंटेड हो गई, तो वो इकट्ठी नहीं हो पा रही थी। तो बोले मेरी पेंशन किसी तरह करवा दो, यू हैड बीन इन सच ए पोजीशन, और आप बहुत सारे डेपुटेशन पे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में रहे हो, मेरी मदद करो इसमें। जी, यू नॉट बिलीव, मैंने 2 महीने बिल्कुल कदम रोका नहीं, लगातार लगा रहा, दिल्ली पर जहाँ वहां जाकर आई गॉट हिज पेंशन डन। और बिल्कुल ऐसी पेंशन हुई कि मैंने ये व्यवस्था करी कि 5 लोग बंद हुए कमरे में, बाहर से बोल्ट हुआ, तब निकलोगे जब इनकी पेंशन बना के आओगे बाहर। बिल्कुल, तो आपको ये था कि मैं जाने क्या कर दूं उनके लिए। तो वो हुआ, उनकी फिर
2,500 कुछ मिल रही थी, 51,000 पेंशन वो हुई और सारा एरियर मिला, खूब रोए पकड़ के मुझे। तो एक मैंने थोड़ा चलो कुछ ऋण उतारा उस, हाँ वो एक्चुअली क्या करते थे, जब मैं पढ़ रहा था तो वो कहीं भी डिबेट है तुम चले जाओ, तुम जाओ जाओ सब जगह जाओ, वो मैं जीत के आता था, हर डिबेट में मैं जीत के आता था और वो हर जगह भेजते थे। और ना केवल भेजते थे, एक साथ सबसे बड़ी उसमें एक और बात ये होती थी कि मेरे 5 रुपए भी खर्च नहीं होते थे, 2 रुपए खर्च हुए, 1 रुपए वो बाबू बोलते थे इसका थोड़ा बिल बढ़ा के बना दो। तो मुझे वैसे तो अच्छा ही लगता था, आई वाज अ चाइल्ड, मुझे तो ये चीजें तब तक इतनी वो समझ में नहीं आती थी। तो 5-7-10 रुपए उसमें बच जाते थे, उस जमाने में 10-15 रुपए बहुत होते थे। तो मुझे पैसे की कमी वहीं से नहीं रही, उसी वक्त से मेरे पुस्तकों के उसमें रखे रहते थे पैसे। तो इस तरह से मेरा हाई स्कूल वहां से पूरा, आई केम हियर 11th में मैं यहाँ आ गया जी। यहाँ की जर्नी बहुत शॉर्ट में बता दूं, 11th में मैं यहाँ आया, मैं 9th 10th को भी ट्यूशन पढ़ाया जी। मेरे भाई यहाँ टीचर थे, उनकी भी पे बहुत कम थी और SSD के कॉलेज में, और फिर खर्चे अपने होते ही हैं, तो उनका 8-10 लड़के आ जाते थे जी। मैं अपने कॉलेज से वहीं मैं 11th में पढ़ता था और 9th 10th के बच्चे आते थे, साइंस के, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। मैं इतनी तैयारी करके पढ़ाता था उनको कि उनको ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 1-8 साल का भी अंतर था, तो 1-8 तो मेरे से बड़े ही होते थे। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे ये लगता था कि इनको ये मन में नहीं रहना चाहिए कि यार एक बालक कुछ नहीं आता है, ये बालक हमको क्या पढ़ाएगा। बिल्कुल। और वो ऐसे सवाल पूछते भी थे, कोशिश भी करते थे कि हम कहीं इसको कॉर्नर करें, बट आई यूज्ड टू प्रिपेयर माई सेल्फ पहले से, इतना अच्छी तैयारी करके ताकि कुछ भी पूछें आई मस्ट बी एबल टू आंसर। तो वो तैयारी से बैठ कर पढ़ाता था मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। भाई के साथ जो डॉक्टर भी थे उनके साथ थोड़ी सी हंसी मजाक चल भी जाती थी उनकी, मेरे सामने बड़े डिसिप्लिन रह के पढ़ते थे। शासन आपके व्यक्तित्व में पहले से ही था। हाँ, उसके बाद जब मैं फिर इंटरमीडिएट करके BSc में आया, तो फिर मैंने इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाया जी, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो इस तरह से ये मेरा यहाँ पे मैंने BSc किया यहाँ मेरठ कॉलेज से। 2 साल की BSc होती थी उन दिनों, और पहले साल में ही मैं वहाँ आई वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहला जी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरठ कॉलेज की पार्लियामेंट थी। हाँ, शिक्षक। और उसके बाद सेकंड ईयर में आई वाज मिनिस्टर कल्चरल एक्टिविटीज जी। सतपाल मलिक और हम दोनों साथ में थे जी। सतपाल मलिक वाज द प्रीमियर जी, और मैं कल्चरल एक्टिविटीज का मिनिस्टर था। तो इस तरह से उनके साथ भी हमने कहीं ना कहीं वो पहचान सब हो जाती है, जैसे किसी बच्चे में शिक्षक आपको मिलते रहे कि आपको तराशते रहे और वो आपकी जो प्रतिभाएं हैं उनको देखते रहे। जी सर। तो यहाँ जब मैं आया, हाँ मेरठ कॉलेज में जब हम आ गए जी, तब हमको कुछ थोड़े से पंख लगे, वो होता भी यही है। आप जनरली देखेंगे कि इंटरमीडिएट तक बच्चा रहता है या स्कूल में रहता है, कॉलेज में एक साल में उसका पर्सनालिटी जो डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ही थिंक्स वो समझ लगता है कि मैं जिम्मेदार नागरिक हो गया हूँ जी जी। तो ऐसे ही हमको लगा कि अब तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो हमने यहाँ युवजन समाजवादी सभा में जी का फॉर्मेशन किया, बनाई, मैं और सतपाल मलिक सब अलग, और समाजवादी उसमें विचारधारा में ऐसे डूबे कि हम भी थैला डाल के और घूमते थे और पढ़ाता था जी। इसको घर से आता था यहाँ जाकर, मुझे ये दिक्कत जरूर थी कि उतना समय नहीं दे पाता था, मुझे जल्दी जाना होता था पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाता था जी। तो लेकिन ये उन दिनों दिमाग में था और सचमुच था, सीरियसली था कि हम दुनिया को बदल देंगे, सबको बराबर करेंगे, और ये सब बहुत डिस्क्रिमिनेशन है और बड़ी खराब चीजें हैं, ये ठीक नहीं, और राजनीति भी ठीक नहीं, इस राजनीति को भी ठीक करेंगे। हाँ, कुछ चीजें गलत हैं और उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हाँ, हम करेंगे इसको, और इतनी जिम्मेदारी से हम उसे ओढ़ के चल रहे थे। ये विश्वास भी था और उसके लिए ये मन में त्याग लिया, तय कर लिया, जबकि समझ गए थे तब तक कि नौकरी क्या है, कलेक्टर क्या है, कमिश्नर क्या है, और हम भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, लेकिन नहीं करनी, टीचर बनना है, वो भी प्राइमरी स्कूल का टीचर या CDA में क्लर्क। CDA के क्लर्क इसलिए कि CDA 10 बजे से शुरू होता था वहीं, और कॉलेज 7 बजे से 10-11 बजे तक चलता था, तो कॉलेज का काम भी चले, पढ़ाई भी करें, आगे पढ़ते रहेंगे, एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब तक स्टूडेंट नहीं रहेंगे तब तक वहां की उसमें काम नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट भी रहना है जी, और पैसा भी कमाना है जी। भाई के ऊपर जिम्मेदारी कब तक रहेगी जी।
तो थोड़ी सी बस मतलब अपने सस्टेनेंस की पैसे आते रहे, इकट्ठा भी हो जाए हाँ, और अपनी इच्छा से केवल कार्य इतना करते पैसा रहे। आता रहे कि जी। हमारा काम नौकरी मतलब हमारा तो आपका एक जो है वो विजन क्लियर हो गया था उस उस समय वक्त तक बन गया। जी। लेकिन बहुत ईमानदारी की बात है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ कि देखा जब जो मधुलिमय को और लोहिया जी को और इनको देखा, इनके साथ बैठे बहुत बात करते थे जी। तो बहुत प्रभावित। लेकिन जब देखा बहुत से ऐसे लोगों को जिन्होंने केवल अपने परिवार पाले, जो कुछ नहीं थे, वो बड़े बड़े आदमी हो गए और कहाँ का समाजवाद सारा उल्टा हो गया और सारी बेईमानी और सब तरह की किस्म की देखी जी। और इधर भाई का समझाने का देखा, क्या आप कहाँ तुम समय खराब कर रहे हो, तो फिर मन में हुआ अच्छा नहीं अब नौकरी करेंगे जी। तो फिर बड़े भाई ने एक वो फॉर्म में इनके हाथ लगा, भाई ये फॉर्म भर दे। वो चाहते थे कि मेरा मेरिट छूटे, जी। किसी भी तरह मेरिट छूटे, क्योंकि मेरिट उनको ऐसा लगता था, वैसे थे नहीं हम नहीं, उनको अभिभावक होने की वजह से लगता था ना कि चिंता थोड़ी थी। हाँ, चिंता थी उन्हें, लेकिन उन्हें ये भी लगता था कि मैं डिरेल हो रहा हूँ, मैं ठीक से दिशा से भटक रहे हैं आप। पर ऐसा था नहीं, मैं सिंसियर था, दोनों कामों में सिंसियर था, इधर भी उधर भी, मेरी गड़बड़ कुछ नहीं था, पर वो यकीन नहीं था उनको जी। तो इसलिए वो चाहते थे कि निकले जी। इसलिए वो भी चाह रहे थे कि कुछ भी हो, चाहे जिस नौकरी मिल जाए अब यहाँ से। तो मुझे भी लगा कि जाना चाहिए जी। मेरा बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रह गया था घर में भी, तो उस तरह का थोड़ी हो गई थी, तो जाना ही था। तो वो फॉर्म भर दिया, मुझे कोई तैयारी करने का मन नहीं था, बल्कि मैं जब एग्जाम देने गया तब भी ऐसे ही चला गया, एग्जाम दे आया, पेपर अच्छे हो गए, क्योंकि पढ़ाई अच्छी कर रहा था। उन दिनों बच्चों को पढ़ाने की वजह से आपकी हो चुकी थी। मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं देहरादून चला गया। देहरादून का टाइम मुझे पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय लगता है। वहां जाके मुझे पता चला कि दुनिया में ये दुनिया है किस तरह की। वो फॉरेस्ट की नौकरी जरूर है देखने को, लेकिन साहब वहां पर जिस तरह के मेस, जिस तरह का हम लोगों का ट्रीटमेंट, एवरीबॉडी। हाँ, मैं यहाँ पे सर थोड़ा बताना चाहूंगी कि सर आईएफएस अधिकारी बने और ये कौन से उसकी बात है सर? ये 1967 की बात है। 1967 में सर ने आईएफएस की जॉब हासिल कर ली थी और वो भी आधे अधूरे मन से। हाँ, ये देखिए उनका मतलब कितना उनके अंदर बहुत था और वो एक इतनी बड़ी रैंक जो आज भी हमारे लिए आकर्षण का केंद्र रहती है और सर ने खेलते कूदते वो जॉब हासिल कर ली। ये कि उन दिनों भी ये सर्विस शुरू ही हुई थी जी। और हम लोग इस सर्विस में ना आके पहले स्टेट सर्विस में गए। वहाँ स्टेट सर्विस में परमिशन मांगी तो परमिशन स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी जी। कि भाई आप पहले पैसे जमा करो, 38,000 रुपए की कीमत थी केवल, वो भी जमा नहीं कर पाए, नहीं हुआ। तो फिर वो उनकी टर्म पूरी करनी थी, जो कॉन्ट्रैक्ट था उतना टर्म पूरी करके फिर उसमें दोबारा ऐसा हुआ। उससे परमिशन नहीं थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी तो सेंट्रल की है, स्टेट ने पैसे दिए हैं, 38,000 रुपए दिए हमने तुमको, तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं, पहले हमारे पैसे वापस करो। क्योंकि मान लिया तुम्हारा सिलेक्शन उस वक्त वहीं हो गया, तो पता नहीं तुम किस में स्टेट में जाओगे, पैसे तो लग रहे हमारे, तो पहले पैसे जमा करो, पैसे नहीं थे। तो ये स्थिति थी और उसी वक्त शुरू हुई थी, 66 में आई है। हम लोग तब तो इतने फॉर्म ये 67 में आया, तब तक हमारा सिलेक्शन हो चुका था स्टेट वाले में। दो सर्विस थी, वो भी ऐसे भी बनते हैं आके, लेकिन ये आईएफएस से ऐसे बनते थे, वो सीधी बस ऐसा फर्क है स्टेट सर्विस। तो थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह का है। तो सर उस समय मैं ये फीलिंग जानना चाहूंगी कि जैसे आप यहाँ से गए तो वहां अपने आप को प्रूव भी करना था, क्योंकि घर वालों को ये लगने लगता है, हमें पता होता है, आज बच्चों और पेरेंट्स की भी लड़ाई सर यही होती है। बच्चों को लगता है कि हम सही हैं, हम जानते हैं, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि नहीं जानते हैं, आपको इस दिशा में जाना है। वही लड़ाई आज भी है, वही उस समय भी था, लेकिन उसके बाद आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, आप एक बहुत अच्छी पोस्ट ले लिए। सर वो फीलिंग क्या थी, आपको कैसा लगा उस समय? वो बता रहा था मैं वही कि पहली बात तो देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मैं यहाँ सबसे बड़ी अच्छा अपने आप को ओरेटर मान के चलता था और मैं बेस्ट ये वो, लेकिन वहां जाके पता चला कि हम बोलने में खे बोलते हैं जी, क्षेत्रता हमारी आती है वहां पर खड़ी बोलते थे और मैं तो समझता था भाषण दे रहा हूँ, मैं तो मेरा तो ठीक हूँ। वहां जाके पता चला एक आध बार मैंने ऐसे मुंह से निकला, बच्चों ने दूसरे लोगों ने मार किया, मतलब उनके कान खड़े हुए
मुझे भी लगा कुछ गलती है। कुछ गलती है। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें तो अपने आप को सुधार हुआ। सुधारना पड़ा, क्योंकि सब अच्छे अच्छे इलाइट लोग उस जगह से थे। हम थोड़ा सा क्षेत्रता होती है, बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ देहरादून में दूसरा क्या था, वहाँ पे वही लीगेसी चली आ रही इंग्लिश, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। और वहाँ पे खान सामान ऑर्डर लीड और वो सब बड़ा भारी ऊंचा काम था। तो हम लोगों के लिए तो बड़ी अजीब सी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं जिंदगी में पहली बार देखी थी और पहली बार खाई या पहली बार चखी। तो अचरज का कभी कभी लगता है कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, कैसा हो रहा है, बहुत ही आश्चर्य रूप से हम देखते हैं कि ये चीजें हो रही हैं। तो सर वहाँ आपकी ये जर्नी रही, बहुत शानदार रही। तो आपका जो एनिमल लवर आप पहले से ही थे, आपको वहां भी ये चीजें करने में मतलब अपने आप को समावेश करने में उस परिवेश के साथ? ना वो ऐसी बात तो नहीं थी, बल्कि ये लग रहा था शुरू शुरू में कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का आदमी, ये काम सारा बॉटनी का और उसका है। और बॉटनी मेरी थी भी बड़ी कमजोर, आज भी कमजोर है। बॉटनी में कुछ सुधार नहीं पाया। जूलॉजी थोड़ा सा ठीक हो गई वो दोबारा ट्रेनिंग में जाने के बाद। बॉटनी का तो ये हाल था, इसमें थोड़ा सा हंसी मजाक का भी आ जाए। बिल्कुल एक बार ऐसे वो हमारी पढ़ाई इस तरह से होती थी, साथ टीचर साथ रहते थे, जी पढ़ाने वाले भी साथ, हम भी साथ चले जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी ओपन है, वो तो मतलब यूनिवर्सिटी तो पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल सही, हम तो दुनिया को पढ़ रहे हैं। भाई ये पेड़ क्या है, ये बताओ, ये क्या कौन सा, ये फ्लावर कैसा है, इसके वही करिए सब डिसेक्शन वगैरह और डिस्क्रिप्शन, वही वो समझा रहा है। ऐसे ही उसने हमसे पूछ लिया चलते चलते कि ये पेड़ क्या है मिस्टर कपिल, आप बताएंगे। पीछे से, मैं पीछे था, तो चलते जा रहे, चकराते ही जा रहे थे जी। आप बताएंगे। अब मैं तो बहुत धप्पे मार रहा था किसी के साथ में। तो वो लड़के ने, किसी ने शरारत सूझी, मुझे बॉटनी आती है जी, उसने कह दिया हाथी आना दीदी आना। वो एक्चुअली उसने क्यों कहा, हाथी की लीद पड़ी थी रास्ते में। तो उसे भी मजाक सूझी, नीचे देखी होगी उसने, तो हाथी की लीद देख करके उसने कह दिया, मेरे को वो कर दिया, प्रॉम्प्ट कर दिया, हथियाना लिदियाना। मैंने बड़े जोर से कहा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, हथियाना लिदियाना। और टीचर तो आउट ऑफ बबूला, कम ऑन ये, कम ऑन। पहुंचे हम, मजाक करते हो हमारे साथ? बिल्कुल मजाक करते हो? मैंने नहीं सर, हथियाना लिदियाना क्या होता है? मैंने कहा सर मुझे, पहले तो मैं समझा, फिर मैं समझ गया ये कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने कहा उसने, जेना ने बताया मेरे को, उड़ीसा का था जी, जेना को बुलाया, उसको भी डांटा। खैर मतलब ये कहानी के सब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे करके वो मतलब मुश्किलें आती रही, लेकिन आपने उसको एंजॉय किया। हाँ, क्योंकि सर एक होता है कि जैसे जंगल है, अब जंगल से ये जो कहानी सुनते हैं बहुत डरावना होता है, डर लगता है, जानवर होते हैं और बहुत ही सुनसान होता है। आपने उसमें एक लंबा अरसा जिया है सर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौकरी ऐसी है कि ये इतना सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, 13 सब्जेक्ट तो हम ही पढ़ते थे वहाँ, जियोलॉजी, रॉक एंड सॉइल, फलाना ढिमका, ये वो, लॉ, इंजीनियरिंग, 2 साल इंजीनियरिंग है। तो इस तरह से इट्स ए वास्ट सब्जेक्ट, जिस आदमी का जो रुचि हो वो वहां पे कर ले। बॉटनिस्ट है तो बढ़िया बॉटनी वाला काम कर ले, जूलॉजी से। तो इसी तरह से उसमें बहुत सारी रुचियां हैं। और जो ये कहने की बात है कि भाई वहां पर डर लगता है, क्या डर तो इसलिए नहीं था कि कोई इस तरह का, बिल्कुल ये पिक्चर्स में जरूर दिखाया जाता है भाई सांप भी लटक रहे हैं और ये हो रहा है, तो फिल्मों में बहुत ज्यादा रंग दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिन्होंने जिंदगी में सारी नौकरी करके आ गए और टाइगर नहीं देखा, दिखाई नहीं कभी। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं, इसलिए वो डर तो नहीं, पर हाँ देखिए वो थोड़ी सी स्थिति इस तरह की तो है कि बहुत आसान नहीं है। जब तक आपके पास शुरू में सुविधाएं नहीं होती, कोई भी आप नौकरी करने जाओ, कितनी बड़ी नौकरी करने जाओ, जैसे यहाँ नहीं हुआ वो IAS लेडी आ गई, उसे कुर्सी नहीं मिली तो उसने किसी कलेक्टर की कुर्सी में जाके बैठ गई, अरे कुछ दिन रुक जाती, पेशेंस रखनी थी। ऐसे ही हम लोग जब गए तो हमने गाड़ी में दौड़ा। मैं जब नौकरी ज्वाइन करने गया तो मैं पोस्टिंग भी बिल्कुल ऐसी जगह हो गई, बस्तर का लास्ट कॉर्नर, कोंटा जगह कहलाती है। कोंटा से भी 48 किलोमीटर अंदर एक जगह थी गोलापल्ली। 175 किलोमीटर जगदलपुर से यात्रा करनी है। वहां पुराने डब्बे, लाल डब्बे बोलते थे उनको, वहां बस्तर में चलते थे जो इसके रोडवेज के, रद्दी गाड़ियां 50 किलोमीटर चलेगी कि नहीं चलेगी भरोसा ही नहीं। पुल
पुराने थे, लकड़ी के ऐसे बने हुए, जी वो टूट गया तो बस इधर रह गई, उधर उधर रह गई। इधर में से सामान निकाल करके उस बस में बैठे हो तो उस वाली बस से जाओ फिर आगे। जी ऐसे करते हुए मैं जब पहली बार गया तो मैंने इसमें विवरण लिखा है, वो पहुंचा कोंटा। कोंटा में जनवेद सिंह भदौरिया नाम का एक रेंज ऑफिसर था, उसने बेचारे ने हमारे लिए वहां व्यवस्था करी आगे जाने के लिए। आगे हमको बैलगाड़ी से जाना, तो वो जो पिक्चर आपने देखी होगी, वो गोल ऐसे बैलगाड़ी होती है और उसमें लालटेन लटक रही आगे, 2 बैल चल लगे हैं और बैलगाड़ी से मुझे जाना है आगे 48 किलोमीटर। जी 7 जुलाई की बात है, बारिश आ गई थी तो मैं चला जा रहा हूँ, थोड़ी दूर चलते हैं पानी नाला बढ़ गया, फिर कुछ मुझे 5 दिन लगे 48 किलोमीटर की यात्रा करने में। कितना कष्ट हुआ होगा आप अंदाजा लगाइए। बाहर निकलो तो रिमझिम बारिश हो रही है, आप बाहर भी नहीं निकल सकते, गाड़ी में पड़े। मेरे पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था फिलिप्स का, उसको लगाया मैंने तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी जी उससे उतर रहा था, उसकी कमेंट्री आ रही थी। तो मैंने इसमें लिखा है कि देखिए कितना फर्क है, वो किस दुनिया में है, मैं बैलगाड़ी के युग में हूं। तो रोना आ गया, क्या कर ली नौकरी मैंने। लेकिन नहीं, हमें पहली बात तो ये कि हमें तो मालूम था भाई हम यहाँ पर यही वाला सवाल सर मेरा था हाँ। कि जैसे ये दिक्कतें सर आई तो कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं भाई छोड़ दूं, मैं कहाँ फंस गया, कहाँ मैं क्या करता था, या फिर आपको ये लगा कि नहीं? ये कभी नहीं लगा, मुझे इसलिए नहीं लगा कि मुझे नौकरी का मालूम था कि कल क्या है इस नौकरी, जी इसीलिए मुझे कभी नहीं लगा। ये जरूर लगा कि समय लगेगा, चुनौतियों को आपने एक्सेप्ट किया। मतलब ये क्या था, ये तो मुझे एक्चुअली वो सारी चीजें सीखनी है ना, नीचे की सारी स्टेजेस होता है, जैसे कई भी आते हैं, ये अफसर भी आते हैं, ये सब तरह की ट्रेनिंग होती है, हर एक डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होती है 2-2 3-3 महीने। तो वैसे हमारी थी 1 महीने 2 महीने यहाँ रहना, 2-3 महीने वहां रहना, इस तरह की वो थी। तो उसमें हमें मालूम है कि तो फेज ऐसे ही है, मतलब आपको क्लियर था कि ये चीजें होती हैं, 2 साल कि बेड ऑफ रोजेस जो है लाइफ नहीं होती है। 4 साल का पीरियड है वो, 2 साल फिर वहां निकल गए, 2 साल अपने को फील्ड में इसी तरह निकालना होता है, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। वो लड़के भी, वो ऑफिसर भी जो वहां सर्विस में हैं और जिन्हें मालूम है कल ये हमारा बॉस बन के आ सकता है, वो भी आपको बस ऐसे ही लेते हैं कैजुअली। आज ही क्या खाओगे, आज ही क्या लोगे, चलो जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं आपकी, जाना है टिकट करा दूं या बुला दूं किसी को, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर जैसे आप कुछ अभी हम अगर आप जॉब कर रहे होते तब ये शायद प्रश्न नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप वो करके आ चुके हैं तो सर तब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने अपनी जो ये जर्नी थी इसको रज के जिया या फिर लगा कि कैसे भी कट जाए? बहुत मजे से जिया। मैं कहता हूँ जितने जन्म मिले मैं उतने जन्म फिर से फॉरेस्ट की नौकरी। क्या बात है सर, आपने अपने कर्म को बहुत अच्छे से तरीके से किया। इतनी अच्छी नौकरी है ये कि इसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल, मुझे लगता है सर यही नौकरी नहीं, ये व्यक्तित्व में सर कहीं ना कहीं होती है कि आप कोई और भी काम कर रहे होते तो आपको उसको भी आप उतने अच्छे से ही करते हैं। ये होता है व्यक्तित्व ये बात भी मैं की नजरिया। मैं 72 में राष्ट्रीयकरण हुआ, उससे पहले सरकार ये था ठेके होते थे, जंगल पूरा ठेका दिया जाता था, कोई बड़े बड़े ठेकेदार ले लेते थे। उसके बाद हुआ राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब था कि डिपार्टमेंट ही काटेगा, डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा, डिपार्टमेंट डिपो में लाएगा, डिपार्टमेंट डिपो से बेचेगा। जी। अब उतना सब करने के लिए आपका पूरा सिस्टम चेंज होना है, तो कैसे कटिंग होगी, कैसे मार्किंग होगी, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसका क्या परफॉर्मा होगा, फिर रजिस्टर कैसे होंगे, ऐसे करते करते बेचने तक सैकड़ों रजिस्टर, सैकड़ों चालान, सैकड़ों फॉर्म, सैकड़ों मानी रसीदें ये डिजाइन होनी थी। यू विल नॉट बिलीव, आई वॉज द सिंगल पर्सन जिसने सारे बनाए ये, और रात रात भर बैठ के बनाए। एक प्रकाश प्रिंटिंग प्रेस थी, मैं बनाता था रोज 2-3 दिन फॉर्म बनाए, उनको भेजे, उसने सैकड़ों रजिस्टर प्रिंट करे और फील्ड में भेजे। ये चल रहा था, किसी को नहीं पता। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों को नहीं पता कि किसने बनाए थे ये, क्योंकि मेरा नाम तो लिखा हुआ है नहीं मां। बिल्कुल, चलो हाँ सर, ठीक है सर। सबसे पहले ही मैंने एक लाइन बोली थी कि सर बहुत सारी अनेकों विलक्षण प्रतिभाओं का संगम है उनके व्यक्तित्व में, तो सर के बारे में इतना कुछ है कि हम एक दिन में या एक वीडियो में आप तक वो चीजें नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हम धीरे धीरे करेंगे। और क्योंकि सर मैंने कहा लेखक हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को दिया हुआ है। सर एक सीनियर सिटीजन्स की संस्था चलाते हैं और अनेकों सामाजिक कार्यों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।
और सर अभी जानकारी मिली कि सर को लॉ की भी जानकारी है, तो उसके क्षेत्र में भी सर कार्य लगातार कर रहे हैं। तो सर इतनी लंबी जो आपकी यात्रा रही उसमें हमारे साथ मैडम भी हैं, तो हम चाहते हैं आप उनके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे उनकी रही, और फिर मैडम से भी लेंगे कि उनकी हाँ। कैसी रही यात्रा। मुझे ये तो डरा दिया आपने कि मैडम से भी पूछेंगे आप। तो खैर मैं बता देता हूँ जी। भाई, नेचुरली आदमी कोई भी काम करता है तो जब तक ऐसी स्वतंत्रता ना हो कि पीछे कोई डर नहीं है जी। तो तब वो करता रहता है। यदि बैक में कुछ ऐसा लगता रहे कि कुछ ना कुछ वहां गड़बड़ हो जाएगी, ये हुआ कि नहीं, वो काम कोई छूट जाएगा जी। या कोई प्रॉब्लम इस तरह की आएगी जी। तो पर्सन कैन नॉट गिव 100%। जी। तो इसलिए नेचुरली आई गिव ऑल द क्रेडिट टू हर। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से कि हाँ भाई वहाँ एकदम सब कुछ ठीक है, तो आप यहाँ इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो अब मैम से जानेंगे कि उनका सफर कैसा रहा। आप शिकायतें भी कर सकती हैं बिल्कुल भाई अधिकार है आपको, हक है आपका। बिल्कुल मैम बताएं थोड़ा सा सर के बारे में, कैसी यात्रा रही आपका, एक शादीशुदा जीवन कैसा रहा? हमारा सब अच्छा रहा जी। थोड़ा खट्टा मीठा तो चलता ही जी रहता बिल्कुल। है। सब कुछ मिला के तो सर इतना कुछ इनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सबके लिए इतना कुछ अच्छा अच्छा करते हैं सर, और इतना सब इन्होंने अचीव भी किया है, तो उसमें आप अपना अनुभव बताएं कि आपको कैसा लगता है, मतलब कि एक सबसे अलग है तो वहाँ उनकी जीवन साथी होने का जो अनुभव है वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ अगर आपने मतलब कहीं ना कहीं त्याग किया है तो उसका जब सर कहीं होते हैं और वहाँ उनके बारे में अच्छा बोला जाता है, या फिर कोई बच्चे लोग आते हैं कि उनके लिए सर ने अच्छा किया, या कोई ऐसे लोग, सर ने बताया कि अपने गुरुजी के लिए संघर्ष करके उन्होंने उनकी पेंशन जो है वो दिलवाई। अच्छा महसूस होता है, गर्व महसूस होता है जी। मैं एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी हूँ जो सबको समाज को अच्छा दिया। जी बिल्कुल। चलिए ये छिपी हुई बात होती है कि वास्तव में सर ने भी कहा कि अगर हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीछे बहुत सारे स्तंभ हैं जो हमें सर सीधा खड़े किए हुए हैं मजबूती से, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। सर इसके बाद थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे अभी आज की डेट में आप भी सामाजिक चीजों में जुड़े हुए हैं, वहाँ ऐसी चीजें आ रही हैं जिनसे कहीं ना कहीं हम ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे ये मनुष्य ही कर रहा है ये चीजें, तो और आप जानवरों के साथ भी रहे हैं, तो मुझे थोड़ा एक तो जानवरों का व्यवहार जानना है कि अगर हमारी प्रेम, दया, सहानुभूति ये चीजें अगर हम जानवरों के साथ दिखाएं तो क्या वो बदले में हमें वही चीज देते हैं या फिर एग्रेसिव होते हैं, कैसा रहता है उनके साथ दोस्ती? क्योंकि सर ये जो किताब है उसमें देखा। हाँ, थोड़ा डिफरेंस तो है जी। इसीलिए कह देता ना कि आदमी है कि जानवर है। जी। तो जानवर है वो इस सेंस में नहीं, बल्कि इस सेंस में है कि वो डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता, उतना इंटरप्रिटेशन उसका करने का लेवल नहीं है। जी। वो बहुत सारे कंपार्टमेंट उसके दिमाग में नहीं है जिनको वो अलग अलग लोगों की क्लासिफिकेशन करके या अलग अलग चीजों के बिहेवियर को क्लासिफाई करके अपने पास स्टोर कर सके। जी। उसके थोड़े बहुत ही रिफ्लेक्सेस होते हैं, और जो स्टिमुलाई मिला उस स्टिमुलाई को उसी वक्त उसने उसको इंटरप्रेट करना है और उसी का रिस्पॉन्स देना है। जी। तो इसलिए एनिमल्स की जो तुलना हम कभी कभी करते हैं जी। कि वो उसने ऐसा बिहेव किया, ऐसा बिहेव किया, उसमें भी जैसे हम मनुष्य में एक बुद्धिमानी का लेवल मान के चलते हैं कि एक साधारण व्यक्ति है, उससे इससे मतलब नहीं कि उसका प्रोफेशन क्या है कि वो रिक्शा चलाता है, क्या करता है, रिक्शा चलाने वाला भी बुद्धिमान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धिमानी में कहने का मतलब है बुद्धिमानी में भी एक लेवल है। जी। एक बहुत साधारण व्यक्ति है, कुछ समझ में नहीं आता उसको, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है चाहे कोई भी बैठा है, तो उसी तरह से जो जिस तरह से वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनिमल्स में भी सेम प्रजाति में स्पीसीज सेम हो, अलग अलग स्पीसीज में तो अलग अलग होगा ही, एक स्पीसी में भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एनिमल हैज डिफरेंट लेवल ऑफ विजडम, दूसरा कम ज्यादा थोड़ी बहुत फर्क होता है, एग्जैक्टली सेम सबका लेवल ऑफ विजडम नहीं है। जी। तो लेवल ऑफ विजडम जब एक जैसा नहीं है तो उनके रेस्पॉन्स भी स्टिमुलस के साथ में अलग अलग ही होंगे। जी। आपने थोड़ा सा कुछ उसको इरिटेट किया तो ए का इरिटेशन का रेस्पॉन्स और बी के इरिटेशन के रेस्पॉन्स में फर्क हो सकता है। आप देखिए गांव में घर में
आप गाय पालते हैं, पशु पशु पालते हैं, बड़े प्रेम से रखते हैं, वो भी प्रेम से आपके साथ रहता है, गले मिलता है, सब जी, कुछ जी। करता है। लेकिन वही एनिमल कभी सींग मार दिया, आंख चली गई महिला की जो उसको रोज खाना खिला रही थी, जी, तो कितना बड़ा डैमेज, कितना बड़ा नुकसान, और किसने, जिसको रोज पाल रहे थे। जी, तो ये जो इस तरह का एग्नोस्टिक बिहेवियर है, जी, ये बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जी, और एनिमल्स में इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि उनके पास में लेवल ऑफ विजडम बहुत नीचे है, और उसमें भी फिर क्लासिफिकेशन है। जी, इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि आदमी है कि जानवर है, कैसा बिहेव कर रहा है जी। जानवर। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जानवर आपके बात को नहीं समझता, या आपके रेस्पॉन्स को नहीं, उसको भावना को नहीं जी। समझता। आप उसे किस तरह से देख रहे हैं, हिकारत की नजर से देख रहे हैं कि प्रेम से देख रहे हैं, कि आप उसे अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि इल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कि अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। कहीं उसकी मजबूरी है, कहीं उसका रिटेलिएशन है, कहीं वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जी, तो दिस इज जी, बिल्कुल। मैं वही जानना चाह रही थी, तो उसका बहुत अच्छा सा जवाब है कि भाई इंसान के पास बुद्धि है, वो ये जान सकता है कि अब उसे अगर कुछ गलत भी लग रहा है तो वो उसका बिहेव, मतलब उसको कैसे रखना है, मतलब नियंत्रण कैसे रखना है। और जानवर के पास नहीं है तो वो नियंत्रण नहीं रख पाता है। हालांकि वो प्यार, सहानुभूति, त्याग, ये सब चीजें समझता है, इसीलिए वो इंसान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता भी जीता है। इसलिए जो पेट्स हैं वो बहुत अच्छे से लोगों के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। सर, एक ये मैं जानना चाह रही थी कि जैसे आपने एक बहुत अच्छी सर्विस दी, उसके बाद इंसान ये सोचता है कि मैं अब रिटायर हो गया हूँ और अब मैं आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है आपने अपनी सर्विस से ज्यादा अपने आप को बिजी कर लिया है। तो वो सर क्या वो चलता है? कुछ कुछ इस तरह का है। कहना चाहिए कि एक भूख होती है, जी, और वो हर इंसान की अलग अलग तरीके की है। जी, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। जी, मैं एक बात जानता हूँ, बहुत ऐसा आउटस्टैंडिंग कोई क्लेम नहीं करता, जी, लेकिन कोशिश हमेशा ये रही, जो काम मिला, कि वो काम मेरे से अच्छा कोई ना कर पाए। जी, मैं उसे इतना परफेक्शन से करूं, और चाहे मुझे उसके लिए कितना ही जतन करना नंबर पड़े। 1 रहने की आपका नंबर 1 रहने की आदत है। हो गई है। तो वो चाहे मेरा प्रोफेशन भी था या नहीं था। जी, मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मेरी नौकरी शुरू की हुई तो वो ये हुआ कि भाई जो फॉरेस्ट विलेजेस होते हैं, जी, इनके लोगों के खसरे खतौनी तो पटवारी के तो बन जाते हैं, जी। जो रेवेन्यू विलेज है। फॉरेस्ट विलेजेस में खसरे खतौनी नहीं होते, उनके नाम बेचारों के नाम चढ़े हैं, उसकी कितनी जमीन है, कौन सी जमीन है, उसका खसरा नंबर क्या है, ये कुछ नहीं है। तो ये भगवान यार बनाया जाए, तो कैसे बने, इनके सर्वे हो, प्लेन टेबलिंग से सर्वे हो, हर एक खेत की मेड़ बने, ये बने, तस्वीर बस बनाओ। कौन बनाएगा? जितने अफसर थे सब, मुझे तो आता नहीं, सब में तो सर्वे किया नहीं, सब पहले किया था, अब याद नहीं। अब याद तो मुझे भी नहीं था, या ये वाला विधा इतनी मुझे भी मालूम नहीं थी, और इसमें कष्ट बहुत है, ये मालूम था। धूप में आप सारा प्लेन टेबल लेकर के और करो, जब स्टाफ से नीचे का स्टाफ हमें नहीं आता था। अफसर ने कहा यार कपिल साहब करेंगे, जी, तो मैं ये नहीं कह पाया कि साहब मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा नहीं कह पाया। अब मुझे भी नहीं मालूम, मैं किताब शुरू किया, किताब से पढ़ के प्लेन टेबल लेकर के फील्ड में जा करके, गलती हो रही सही हो रहा, आई स्टार्टेड में कई विलेजेस के बनाए, सब लोगों को, बहुत से लोगों को सिखाया, और तब वो सब बना। आई टू नेवर न्यू कि होगी कैसे। तो इस तरह से मना नहीं हुआ, मैं इसलिए नहीं हुआ, मैंने नहीं मना कर दिया, तो ये कहा यार ये कपिल भी ऐसा ही है, मतलब ही शुड बी डिफरेंट। मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से ही वो आत्मविश्वास है, या फिर अपने ऊपर ये है कि भाई मुझे करना है, मैं ना नहीं कर सकता हूँ, मुझे करना है, और मैं कर सकता हूँ, चीजें कैसे भी की जाए, सीख के की जाए, थोड़ा समझ के की जाए, कर सकता हूँ। मुझे मेरे काम के साथ साथ ये जैसे कानून की बात आई, जी, मुझे कहा गया भाई ये लॉ के जितने केसेस है जी, कपिल साहब के माध्यम से जाए हाई कोर्ट, जी, और हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को या हमारे अफसर को ये तो पता चलना चाहिए कि यदि कपिल के माध्यम से गया तो इसमें कुछ स्पेशल ढूंढा उसने, और कुछ स्पेशल इनपुट आया कि नहीं आया। नहीं तो आया और उसने भी दस्तखत बनाया और चला गया। जी, अलग से रखना चाहिए कि अपना अपना भी उसमें होना हाँ, चाहिए, मेरा उसमें आना चाहिए, मेरा उसमें कुछ आना चाहिए कि हाँ कुछ अपना सृजन होना चाहिए उसमें। तो अब उसको पढ़ रहे, उसको कर रहे, किया तो उसने ट्रस्ट बाद में
उसके सर्विस के खत्म होने के बाद भी बना रहा। सर जैसे ये समाज की आपने संस्था बनाई है सीनियर सिटीजन्स के लिए, ये विचार सर कहाँ से आया? पहले से ही कहीं था कि करना है या फिर कैसे, मतलब फिर आपने शुरू किया? इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जर्नी बहुत सारी चीजें, कुछ पता नहीं, जैसे कहते हैं डेस्टिन्ड भी होती होंगी जी। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बेसिकली मैं नौकरी में आ गया तो बड़ी अच्छी नौकरी करी जी नौकरी से रिटायर हो गए, नौकरी बहुत अच्छी करी जी। नौकरी में ऐसा है कि बिल्कुल इतनी संतुष्टि है कि पूरी नौकरी में मुझे कहीं एक खरोच नहीं है जी। जरा सी भी, पूरी सर्विस ऐसी बीती है। बल्कि उल्टा था, लोग ये कहते थे अधिकारियों के उसमें, ही इज ए वेरी गुड ऑफिसर बट नॉट ए गुड सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेशन में थोड़ा लोगों को लगता था मेरे साथ, जो मेरे अफसर होते थे उन्हें थोड़ा सा अनईजी लगता था। लेकिन मैं किसी का डोमिनेटिंग लगता था, परेशान नहीं करता था किसी को, ऐसी बात नहीं थी कि परेशानी या कुछ इल रिलेशन रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी थोड़ा सा लोग अनकंफर्टेबल होते थे कि भाई हर चीज में तो ये एक स्टीरियोटाइप सर बन जाता है कि भाई ये ऐसे होंगे वैसे होंगे, थोड़ा हाँ कि भाई वो अपनी राय रखेगा, धीरे-धीरे समझ पाएंगे, राय रखेगा उसी जी जी ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब नौकरी से आए, बाहर आए जी, और नौकरी नहीं, ट्रैक चेंज हो गया साहब। वाइल्ड लाइफ में मैं आई वॉज पोस्टेड इन सम टेरिटोरियल डिवीजन और मुझे 4-5 दिन बाद ही खबर आती है कि साहब आप तो वाइल्ड लाइफ की ट्रेनिंग करने चले जाओ। हो जाता है, अच्छी खासी नौकरी, तीनों बच्चे थे ये तब तक, छोटी छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं। अब इनको भी कहाँ रहना है, कहाँ रहना, 2 साल की ट्रेनिंग, 2 साल पढ़ने के लिए फिर से, और वो भी डिवीजन छोड़ के, कोई नहीं आ रहा फील्ड से। हमको भी लगा कुछ मुश्किल है, कुछ नाराजगी हो गई। हमने जाके बात की अपने बॉस से, तो बोले कपिल साहब आपको चुना गया है। अजी मैंने कहा मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का आदमी, आप मुझे वाइल्ड लाइफ के लिए चुन रहे हैं। बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करने वाले होते हैं कर लेते हैं। मैं जाना नहीं चाहता। बोले नहीं, दिस इज ए टर्निंग पॉइंट, आप याद करोगे यही अच्छा होगा, ये जंगल काटने पीटने बेचने वाले रह जाएंगे, आप इसमें जाओ। मेरी राय है। वो मुझे पसंद बहुत करते थे, जे दत्ता नाम था, मैं उनके कहने पर ट्रेनिंग में चला गया। ये यही नहीं मेरठ में आना जाना करते रहे हम लोग, कभी ये आ गई वहां, कभी हम चले, ऐसे ये 2 साल पूरे हो गए। तो इस तरह से ट्रैक चेंज हुआ और वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट आने लगा। वाइल्ड लाइफ का इंटरेस्ट ऐसा नशे जैसा हुआ, आप आश्चर्य करेंगे कि हम वो मतलब पहन के गंदे संदे से कपड़े लेकर के पहन के वही जंगल में पिट्ठू बांध के घूम रहे हैं, और शेर की टट्टी कुरेद रहे हैं, कहीं सियार की कुरेद रहे हैं, उसी में आनंद है। मतलब हम उसको कुरेदने में ही ये सोच रहे हैं पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो एक कहना डूबने वाला, उसी में डूब करके बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। इतने अच्छे सारे नेशनल पार्क, सारे सेंचुरीज एरिया वो सब देखे, बड़े बड़े अच्छे वाइल्ड लाइफर्स से उसमें मुलाकात हुई। ये जूलियन मैथ्यू डिस्कवरी स्टेपर का फाउंडर है, ये इनके साथ रहे मैं 45 डेज आफ्टर माय रिटायरमेंट। इस तरह से एक जगह बनी वाइल्ड लाइफ में, और लगा भाई ये है, आ गए मुकाम पा गए। उसमें लिखने पढ़ने भी लगे वाइल्ड लाइफ के ऊपर। मैंने सबसे पहली पुस्तक मेरी है वाइल्ड लाइफ की टेक्स्ट बुक, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली बुक है और हिंदी में है। मजे की बात ये, तो ये भी लगा कि नहीं एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम तो हमने किया जो अभी तक हुआ ही नहीं था। इस तरह से मतलब वाइल्ड लाइफ में रंग बच गए, और हमें कभी नहीं लगा कि हम इसके अलावा भी कुछ करेंगे। बस वहां से जब तक हमने कंसल्टेंसी भी करी, बहुत सारे बड़े बड़े रिलायंस ये थर्मल पावर प्लांट वगैरह के, इन लोगों के, कोयले वालों के, अच्छा खासा उसमें हम लोगों ने काम किया। फिर रिटायरमेंट के बाद पता नहीं यहाँ आ गए हम। यहाँ आने के बाद जो वाइल्ड लाइफ से थोड़े से कटे जी, और यहाँ पे थोड़ा सा एल्यूरमेंट सा दूसरे तरह का होने लगा जी। पता नहीं कैसे कब फिसल गए और ये इसमें आ गए, अपने जन सेवा वाले काम में आ गए। लेकिन सर देखिए, आप कितने सारे चेहरों पे आप खुशी लाते हैं। अभी आपने बताया कि आपने छोटे छोटे गेम्स कराते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन कराते हैं, तो कितना मतलब अच्छा हो गया। बहुत इसीलिए वो छूट भी गया, नहीं तो जो पैशन था वाइल्ड लाइफ वाला, वो पैशन तो इस कदर था कि हम बिल्कुल मतलब पागल ही थे। कभी कहीं वाइल्ड लाइफ, अब तो अभी भी होता है। अभी मैं इनसे कहता हूँ कभी
कि मैं कहीं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मुझे लगता है पेड़ बुला रहे हैं, पत्थर बुला रहे हैं, जंगल बुला रहे हैं, चलो अभी भी चले जाते हैं हम। पिछले 2-3 साल पहले हम लोग दोनों फिर गए, अभी भी चल देते हैं सेंचुरीज और नेशनल पार्क। अभी इनको भी ले गया मैं, सीनियर सिटीजन उसको ले गया एक दिन। इसीलिए कहते हैं कि हाँ। आपने जो है वो काम किया नहीं, उसको जिया है। दिया है जी तो वो हाँ। बल्कि कहने लगे, बोले साहब ले तो जा रहे हो, शेर दिखाओगे? मैंने कहा बात हो गई है शेर से, तो वो आज ही दिखा देंगे। जी हम ऐसे मजाक में कर रहे थे। व्हाट हैपेंड, हम वहां गए उसी दिन होटल में थोड़ी देर चेक इन किया और शाम को चले। तो मैं ऐसी जगह जाके खड़ा हो गया, एक जगह जैसे कि मैंने बुला रखा है, और वहां बैठे इंतजार कर रहे हैं। 15-20 मिनट आधे घंटे बाद शेर आ गया। वो शिद्दत से याद किया आपने और आ गया, तुमने बोला तो हम चले। हाँ बिल्कुल इसी तरह जैसे कि पहले से बोल रखा हो और वहां जाने की क्या कोशिश बात है, करके क्या बात आ गया। ये इसको कहते हैं टेलीपैथी। सर आपके दिल के तो- साथ जुड़े हुए हैं उनके हाँ। साथ। सब बड़े खुश। ऐसा कहने का मतलब ये कि वो दिमाग दिल तो वही था, लेकिन यहाँ भी फिर धीरे धीरे एक यूं कहो कि छोटे मोटे लोगों ने अपने काम कराने शुरू किए। जी पहले जी हमको छोटे-मोटे इस्तेमाल काम किया, शुरू किए। जी हम उनके लिए काम करते रहे। और इसी बीच में जो उनके पास आते थे बच्चे, उनमें 1-2 बच्चों में हमारा इंटरेस्ट जागा। जी ये होनहार सा लगता है, ये कुछ कर सकता है, उसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया आगे, सपोर्ट किया। जी सपोर्ट किया और उसको होते हुए देखा, पढ़ते हुए भी देखा, और आज वो काम कर रहा है बहुत बढ़िया क्या है। और उसके चलते चलते मेरी पहचान सब जगह होती गई। मैं भी सब जगह जाने जाता था, सब सम्मान सा होने लगा, कुछ नशा सा होने लगा। जी और बस इसमें काम करते रहे। फिर ये बात भी आई, नशा तो देखिए वो है, आपको रिकॉग्निशन मिलती है, आप अभी आज इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, तो अदरवाइज कौन क्यों आता भाई, इसे तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसके इंटरव्यू कौन ले रहा है। ये उस नशे का ही एक पार्ट है। तो ईमानदारी की बात तो यही है। जी और मैं बहुत इस मामले में मैं कोई लाग लपेट नहीं करता, वट एवर फैक्ट इज वो है। तो ये हुआ, 1-2 लोगों को हमने अप्रोच उन्होंने की, उन्होंने सोचा कि ये बोल लेता है ठीक से, अप्रोच कर लेता है, गांव के लोग से बात कर लेता है। तो उन्होंने कहा यार अब वो एमएलए का इलेक्शन लड़ना है और सारी तैयारी चुपके चुपके सब होनी भी है। तो हम गांव गए साहब, कई महीने हमने लगातार कुछ लोगों के लिए वो भी काम किया, दूसरों के लिए, और सब तैयारी वारी कर। तो हम उससे पहचान उसकी तो हुई होगी, हमारी भी होने लगी, तो हमें भी लोग थोड़ा सा इज्जत देने लगे। ऐसे करके ये इधर आ गए। फिर ये सीनियर सिटीजन का मैं मेंबर नहीं बना था, ऑफ लेट, बस 2 साल पहले तक मेंबर नहीं था। मैं उनसे पूछा हुआ है कि मेंबर बन जाओ, मैं क्या करती हूँ? बोले जब कोई मर जाता है तो हम फूल चढ़ा देते हैं, जब कोई जिस महीने उसका जन्मदिन होता है उस दिन उसका जन्मदिन मान लेते हैं, एंड व्हाट एल्स, बस ये और कुछ नहीं। तो मैंने कहा मैं नहीं आता इसमें, ये कोई काम है? और उसी में फिर मेरे को लगा कि मुझे कुछ जाके करना चाहिए। जी तो मैं फिर मेंबर बन गया उसका, बहुत दिनों बाद, 3-4 साल बाद मुझे लगा मेंबर बनना चाहिए, जी तो मैं उसका मेंबर बना। और पहले दिन ही मैंने ये बात कही कि मैं आपका मेंबर बन रहा हूँ, मेरा टारगेट ये है कि मैं इसे एसोसिएशन का रूप दूंगा या चाहूंगा। और एसोसिएशन का मतलब होता है वी आर एसोसिएटेड, वी आर वन, वी आर टुगेदर, हमारा दुख सुख सब साझी है। और ये जब तक ये मंत्र उसमें नहीं है एसोसिएशन में, तब तक कोई एसोसिएशन का ना तो बनती, ना उसके अंदर वो एकजुटता नहीं आती, अपनापन नहीं आता। इसलिए हम तो इस मंत्र पर काम करेंगे। जी अब मैं तो कहा था केवल अपने बारे में कि भाई लोगों को लगा यार ये कुछ कर सकता है, जी उम्मीद जागी। तो उन्होंने कहा भाई हम तुमको अध्यक्ष बनाते हैं। जी हमने कहा भाई मेरे खिलाफ यदि कोई चुनाव लड़ेगा तो मैं नहीं होगा। जी तो बोले जी चुनाव नहीं लड़ेगा, चलो आ जी जाओ। बस इस तरह से मैं पहली बार आया। दूसरी बार तो लोगों को लगा कि ये तो एस्टेब्लिश होता जा रहा है, ये तो बड़ा वैसा होता जा रहा है, जी जी तो ये तो पोजीशन बड़ी अच्छी भी हो जी। गई। जिस ऑर्गेनाइजेशन को लोग कम जानते थे उसे बहुत लोग जानने लगे। जी तो उन्होंने कहा भाई अब तो इलेक्शन लड़ेंगे। जी तो इस बार इलेक्शन भी हुए, हाँ। तो इलेक्शन भी हुए। और जीत गए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो सर ये तो सिलसिला चलता रहेगा और बहुत ही उम्दा तरीके से चलेगा, क्योंकि अब हमारी भी भूख हो गई है और वो बहुत आसानी से शांत होने वाली नहीं है। तो कुछ पंक्तियां सर को समर्पित, और उसके बाद
हम ये आगे स्टेप बाय स्टेप सर और आपसे जानेंगे, सीखेंगे और आपकी जिंदगी के रोचक किस्से हम सबके साथ लेकर आएंगे। आपसे जो ये एक शब्द में मैं बताऊंगी जो बातचीत को, कि वो है जिंदा दिली, जो हमने सीखी कि आप लगातार लगे हुए हैं और अभी भी भूख है कि आप करते रहेंगे करते रहेंगे। तो आपके लिए समर्पित कि होके मायूस ना यूं शाम सा ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी बहुत है सूरज सा निकलते रहिए, जिंदगी बहुत है सूरज सा निकलते रहिए। और एक जगह पर ही रुक गए तो थक जाओगे, एक जगह पर ही रुक गए तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।